आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके तैयारी करते हैं। एजुकेशन से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम के सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, कुछ यूनिट ऐसी थी जिसको हम लोगों ने डीप में नहीं पढ़ा था, उसको आज हम लोग डीप में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कौन सी है, यूनिट आपका 9, यूनिट 9 का डी पोर्शन है। डी वाला हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, डी पोर्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपका सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन है आपका। एजुकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सेक्शन सेक्शन डी है। ये सेक्शन डी है आपका। सेक्शन डी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले चेंज मैनेजमेंट हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चेंज मैनेजमेंट की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। चेंज मैनेजमेंट की बात हम लोग करेंगे सबसे पहले, जिसमें हम लोग चेंज मैनेजमेंट में सबसे पहले देखिए टॉपिक को क्या डिस्कस करने वाले हैं, परिवर्तन प्रबंधन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, परिवर्तन प्रबंधन। ठीक, परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित हम लोग यहाँ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परिवर्तन प्रबंधन, जो कि अब हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने प्रबंधन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, उससे संबंधित सभी संकल्पनाओं को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं परिवर्तन प्रबंधन, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट पढ़े, हमने हमेशा का हर एक पॉइंट को हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है, परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब आप जानते हैं कि एक परिस्थिति से जब हम दूसरी परिस्थिति में कोई भी बदलाव करते हैं, किसी तरह का भी बदलाव करते हैं, तो वो परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब परिवर्तन करना भी किसमें है, प्रबंधन में, मतलब मैनेजमेंट में। जब मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट नई चीजों को अपडेट, नई अपने व्यवसाय में या किसी भी चीज में, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो एक देश हो, सब लोग चेंज मैनेजमेंट जरूर करते हैं। चेंज मैनेजमेंट से क्या होता है कि उनको बहुत सी चीजों का लाभ होता है। मतलब कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रबंधन जो होता है, आवश्यक रूप से व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए एक परिवर्तन करता है, जो लोगों के पक्ष का, याद रखिए, जो लोगों के पक्ष का प्रबंधन करने की प्रक्रिया, तकनीक या उपकरण होता है। मतलब कुल मिला के इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस है। क्या है, सबसे पहले प्रोसेस है। प्रोसेस साथ साथ क्या है, ये टूल है आपका, टूल्स है आपका। ठीक है, प्रोसेस है, टूल्स है एंड टेक्निक है आपकी। टेक्निक से आपका, प्रोसेस में प्रक्रिया है आपकी, ये टूल्स में तकनीक, सॉरी उपकरण है, और टेक्निक में तकनीक है। ठीक, अब ये तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ये लिखा गया है। वो कह रहा है किसी भी, मतलब मैनेजमेंट प्रबंधन जो है, किसी भी कहता है कि चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक टू मैनेज द पीपल साइड ऑफ चेंज टू अचीव द रिक्वायर्ड बिजनेस आउटकम। मतलब कि ये बिजनेस आउटकम के लिए है। ठीक, किसके लिए, बिजनेस आउटकम के लिए, आपकी बिजनेस आउटकम के लिए है। ठीक, बिजनेस आउटकम मतलब व्यापार में, मतलब जो भी हम हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं लाभ दिखाई दे। अब इसको एक सिंपल और सरल भाषा में क्या कहेंगे, ये जान लो। हम कहेंगे परिवर्तन प्रबंधन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी विषय वस्तु है, जिसकी सहायता से हम अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए हम अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, उपकरणों में परिवर्तन करते हैं, और तकनीक में परिवर्तन करते हैं। जब हम इन सब चीजों में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन के पश्चात हमें अपने व्यापारिक जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें
बदलाव एक देखने को मिलता है। अब वो बदलाव जो है कई तरीके से हो सकता है बदलाव किया, कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, कुछ जो है रिजल्ट हमें वैसा ना मिले जैसा हम चाह रहे थे। तो परिवर्तन हमेशा, चेंज हमेशा जो होता है एक चैलेंजिंग होता है। चेंज का मतलब 100% ये नहीं कह सकते कि परिवर्तन करने से कि हमें 100% वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ परसेंट उसके चांसेस होते हैं, कुछ परसेंट चांसेस नहीं होते हैं। तो परिवर्तन प्रबंधन आप बता सकते हैं कि परिवर्तन प्रबंधन एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें कोई भी व्यावसायिक संगठन या विद्यालय या कोई भी व्यापारिक संगठन अपने व्यावसायिक उन्नति के लिए अपनी प्रक्रियाओं में, अपने उपकरणों में, अपने तकनीक में जब परिवर्तन करके वह व्यावसायिक उन्नति के लिए करता है तो वो परिवर्तन प्रबंधन कहलाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? सर ये लाइन लास्ट वाली आपने बोली, दोबारा बोलना। लास्ट वाली अभी जो आपने बोली कि परिवर्तन, फिर से बोल सकते हैं हम लोग कि परिवर्तन प्रबंधन क्या है, तो कहेंगे परिवर्तन प्रबंधन एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें कोई व्यावसायिक संगठन या कोई व्यावसायिक संगठन या महाविद्यालय अपने व्यावसायिक लाभ के लिए जब अपने प्रक्रियाओं में, अपने तकनीक में और अपने उपकरण में परिवर्तन करके कोई फल पाता है तो वही आपका परिवर्तन प्रबंधन कहलाता है आपका। क्लियर? अब इसमें क्या कहता है, अब इसमें और भी कंडीशन होती, कहता है कि चेंज मैनेजमेंट incorporates the organizational tool that can but utilized to help individuals make successful personal interactions resulting in the adopting and realizing of change। मतलब कि परिवर्तन प्रबंधन जो हमने अभी अंग्रेजी में जो बोला है उसका हिंदी में मतलब ये है कि परिवर्तन प्रबंधन में जो है वह संगठनात्मक उपकरण शामिल होते हैं। क्या होते हैं? संगठनात्मक उपकरण शामिल होते हैं। संगठनात्मक उपकरण का मतलब होता है, उपकरण का मतलब होता है जो किसी भी कार्य को करने में सहायता पहुंचाए। अब संगठन है, कोई एक विद्यालय है या महाविद्यालय है या कोई कंपनी है, वहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता बल्कि वो एक समूह के साथ जुड़कर काम को करेगा। तो उनसे उसके फलस्वरूप जब वो कोई व्यक्ति जो है कई लोगों को मिलाकर व्यक्ति काम करेगा, काम करने में मदद लेगा, मदद करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो उन लोगों का साथ में जो काम करेंगे और काम करने से जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट कैसे मिलेगा, जब परिवर्तन करा हमने, परिवर्तन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है तो यही हमारी हेल्प करता है। कौन? चेंज मैनेजमेंट काम करता है। ये कहते हैं किसी से हेल्प लिया हमने तो हेल्प लेने के बाद कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। हम चाहे अपनी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, वो सब चीजें होती है, ठीक है? तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। सर, हाँ सर उपकरण में हेल्प आती है बस? क्या हो गया? उपकरण में बस हेल्प आती है? उपकरण का मतलब होता है किसी भी काम को करने में जो हमें सहायता दे, हमारे काम को इजी कर दे। ठीक, हमारे काम को जो इजी कर दे वो आपको उपकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तरीके काम करते हैं। कैसे करता है, इसको हम कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीके काम करता है। प्रोजेक्ट सर एग्जांपल क्या होंगे उपकरण के? बता रहे थे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अब देखिए इसको हम समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी करंट स्टेटस मेरा क्या है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टिव देखेंगे। ठीक, ट्रांजिशन देखेंगे हम, ट्रांजिशन हो जाएगा आपका। ठीक, ट्रांजिशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर। ठीक, तो ये होता है, ये पूरा का पूरा चेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। चेंज मैनेजमेंट, ये पूरा एक ग्राफ आप बना सकते हैं और इस ग्राफ के थ्रू आप किसी भी चीज को बता सकते हैं। जब कोई आपसे पूछेगी कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है तो आप बताएंगे यह एक तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है जिसमें हम लोग
करंट अपनी करंट स्टेटस देखते हैं, फिर उसमें ट्रांजिशन हम देखेंगे क्या चीजें हम बदलाव कर सकते हैं, बदलाव करने के बाद हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है बात कि उपकरण क्या होगा। उपकरण, इसमें तीन चीजें हमने, एक प्रक्रिया यूज करी थी, दूसरा उपकरण यूज किया था, तीसरा टेक्निक यूज करी थी। टेक्निक का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का तरीका, उपकरण का मतलब होता है सहायक सामग्री। उपकरण का मतलब क्या होता है, सहायक सामग्री। जैसे आप इसको कोई भी एक ले लो, जैसे आप ले लो विद्यालय का ले लो, विद्यालय में उपकरण क्या होंगे, उपकरण का मतलब होगा कि उनको जब कभी क्लासरूम में जब कोई टीचिंग करने जाएगा टीचर, तो उसको ऐसे क्या ऐसे जो है टूल्स दिए जाए जिससे वो क्लास को इफेक्टिव बना सके। जैसे स्मार्ट बोर्ड दे दिए उसको जो है जब कभी क्लास में आप जाते हो, मैथ की क्लास में आप जाओगे, आपको नहीं पहले जो है बॉक्स एक आता था, उस बॉक्स में त्रिभुज बनाने के लिए पूरा का पूरा टूल्स दिया रहता है। तो टूल्स एक सहायक सामग्री होती है जो किसी भी विषय वस्तु को प्रभावी बनाने का कार्य करती है हमारी। ठीक, तो ये उपकरण होगा। प्रक्रिया में हम किस प्रोसेस से चलेंगे, प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्लासरूम में जाएंगे तो डायरेक्ट मैटर को पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, पहले बच्चों को अपने साथ या स्टूडेंट को अपने साथ उनको उस एटमॉस्फेयर में ढालेंगे कि वो एकदम नॉर्मल हो जाए। जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तब धीरे धीरे उनको सरलता से चीजें हम बताएंगे, फिर सरलता से कठिनाई की तरफ हम जाते हैं, तो वो प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इन दोनों में जो टेक्निक हम यूज करें तो वही सब चीजें होती हैं। तो ये पूरा का पूरा हम बता सकते हैं चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। तो चेंज मैनेजमेंट आपका ये आपके सामने है। क्लियर है पॉइंट? बताइए, किसी को डाउट तो पूछ सकता है। नो सर। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई, चले आ गया। बताइए। जी सर। चल, अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें और क्या चीजें। हाँ बोलिए सर, सर ये ट्रांजिशन में मतलब क्या होगा इसमें? किसमें? करंट का तो करंट हो जाएगा, ट्रांजिशन। देखिए, करंट में जो हमारी कंडीशन होती है वो है, इसमें बदलाव होता है। ठीक, हम यहाँ पे बदलाव को देखते हैं, हम अपने में चेंजेस करेंगे। जैसे हमारा करंट है, करंट जैसी भी कंडीशन में हो, हम उसमें अब क्या करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना है। जब ट्रांजिशंस करेंगे, हम बदलाव करेंगे, बदलाव करने का फ्यूचर में हमें उसका रिजल्ट शो होगा। ठीक, क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब इसमें इसके बाद इसमें देखते हैं, इसको अब करने के लिए इसमें इन्होंने कहा कि किसी भी चीज को चेंज मैनेजमेंट को करने के लिए इन्होंने कुछ जो है प्रोसेस बताए हैं। क्या बताए? कुछ प्रोसेस बताए हैं इन्होंने, उन प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई, तो अब इसमें देखा होगा आपके सिलेबस में होगा, आपके सिलेबस में अब क्या है इसमें मैं बताता हूँ। इसमें कि नीड फॉर प्लान चेंज, मतलब योजनाबद्ध जो चेंज परिवर्तन करना है वो क्यों जरूरी है। इसमें कहते हैं योजनाबद्ध परिवर्तन करने से सभी इसमें योजनाबद्ध जो परिवर्तन होता है वह सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी, सभी मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो एक प्लान करके या एक तैयारी करके या एक नियोजित योजना बनाकर ही जो है किसी भी संगठन के लक्ष्य को कुल मिला के परिवर्तन करते क्यों है, परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है। तो ये माइंड में कंसेप्ट होगा कि हम नई चीजों को अपने उन्नति करने के लिए संगठन के लक्ष्य को, जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को किस तरीके से हम पा सकते हैं, उसमें जो है ये पूरा प्रयास करते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ प्लान, प्रोसेस ऑफ प्लान, ठीक, प्रोसेस ऑफ प्लान मतलब कि इसका क्या है, योजना की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? योजना की प्रक्रिया, योजना की प्रक्रिया होती है। ठीक है सर, अब योजना की प्रक्रिया में क्या होता है, अब ये भी जान लो। अब योजना की जो प्रोसेस ऑफ प्लान होता है, ये भी चेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत ही ये सब चीजें हम लोग की बात करें। इसमें कहता है कि चेंज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस,
मतलब ये क्या कह रहा है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, ठीक, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब जटिल प्रक्रिया है। अभी समझाते हैं पूरा, जटिल प्रक्रिया है। ये क्या कहता है कि परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन संगठनात्मक परिवर्तन का प्रबंधन, याद क्या कह रहा है कि परिवर्तन संगठनात्मक परिवर्तन का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब कह रहा है कि चेंज मैनेजमेंट है तो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो होता है वो बहुत कठिन होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कौन कठिन होता है, लिख लीजिएगा, साथ में लिखते जाइएगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक, ये बहुत कठिन, ये कॉम्प्लेक्स होता है। कहने का मतलब इसमें हम किसी भी एक चीज में अगर हम चेंज करते हैं तो ये पूरा ऊपर से लेके, क्यों, क्योंकि ये चैन बना होता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे, दूसरे व्यक्ति तीसरे, ऐसे आदमी जुड़ा होता है। यदि हम यहाँ पर चेंज करेंगे ना तो पूरी चैन जो है चेंज होगी, इसलिए ये एक कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कहता है कि एक सफल परिवर्तन करने के लिए, एक योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। क्या बताए हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं। उस स्टेप को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि किसी भी परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन करने के लिए इन्होंने एक स्टेप बताया, प्रोसेस स्टेप। हम इसके प्लान ऑफ प्रोसेस देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे इसमें। नंबर 1, पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा आइडेंटिफाइंग फॉर चेंजेस। लिखिए, देखिए आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिवर्तन की आवश्यकता की पहचान करना। लिखेंगे सर ये आइडेंटिफाई नीड है ना, ये नीड लिखा है ना। हाँ, आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज, मतलब क्या कह रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता की पहचान करना, परिवर्तन की आवश्यकता की पहचान करना, ये पहला हो गया। फिर जब हमने सबसे पहले, जब कभी आप और हम चेंज करने जाएंगे, सबसे पहले उसकी आवश्यकता की पहचान करेंगे, मतलब नीड फॉर चेंज इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे पॉइंट पे क्या है फिर हम देखेंगे तत्वों में बदला जाना, कि कहेंगे एलिमेंट्स टू बी चेंज। लिखेंगे एलिमेंट्स टू बी चेंज। ठीक है, एलिमेंट्स टू बी चेंज मतलब तत्वों को बदला जाना, तत्वों को बदला जाना। ठीक, पहले में पहचान करेंगे, दूसरे में जिन तत्वों को बदला जाना है वो बताएंगे यहाँ पे, तीसरे में प्लानिंग फॉर चेंज। अब देखिए दो चीजें हमारी तैयार हो गई, पहले हमने परिवर्तन पहचान लिया कि हमें क्या चीज बदलना है, अब उन तत्वों को बदला जाना है, बदले जाने के लिए भी अब हम तैयार हैं क्या, परिवर्तन की योजना बनाने के लिए। लिखेंगे प्लानिंग, लिखेंगे प्लानिंग फॉर चेंज। ठीक, प्लानिंग फॉर चेंज लिखेंगे परिवर्तन की योजना बनाना, परिवर्तन की योजना बनाना। ठीक, परिवर्तन की योजना बनाना। फिर नंबर 4 पे क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 4 पे हो जाएगा असेसिंग चेंज प्रोसेस फोर्सेस, असेसिंग चेंज फोर्सेस, असेसिंग
असेसिंग फॉर चेंजेस फोर्सेस, ठीक, फोर्सेस हो जाएगा आपका यहाँ पर। मतलब क्या होगा, कहेगा परिवर्तन बलों का आकलन, परिवर्तन बलों का आकलन, ठीक। और लास्ट में क्या आपका आएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा एक्शन फॉर चेंज, एक्शन फॉर चेंज, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तन के लिए कार्रवाई, ठीक है ना। क्रिया, परिवर्तन के लिए क्रिया। सर ये 5 ही है स्टेप जो है, ये 5 ही है आपके, इसमें जो है 5 ही जी सर। बताया गया है, पांचों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है कि आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज। सबसे पहले हम किसकी पहचान करें, आवश्यकता की पहचान करें। सबसे पहले पहचान, याद रखिए कि हमें पहचानना है, किसी भी चीज में चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम चीजों को देखेंगे, पहचानेंगे ना सबसे पहले कि किसको करना है हमें, ठीक। फिर दूसरे में क्या करें, दूसरे में एलिमेंट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। पहले में चेंज है, सबसे पहले चेंज आ जाएगा, चेंज के बाद एलिमेंट है आपका, एलिमेंट की कौन से तत्व है जिसको बदला जाना है, तो तत्वों को बदला जाना है उनकी पहले पहचान कर लेंगे कि आवश्यकता किन चीजों की है, फिर उनमें तत्वों को बदला जाना है वो भी हम पकड़ लेंगे। तीसरे में हम प्लान करेंगे, क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक, प्लानिंग करेंगे हम लोग, ठीक, प्लानिंग करेंगे। फिर चौथे में हम लोग क्या करेंगे, असेसिंग करेंगे, आकलन करेंगे हम लोग। आकलन क्या करेंगे, परिवर्तन बलों का, मतलब जिसके माध्यम से हम परिवर्तन कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें पूरा का पूरा चीजें देखेंगे। और लास्ट वाले में एक्शन होगा सर, हाँ लास्ट वाले में एक्शन होगा। अभी बताते हैं, ये हो गया। यहाँ पर जब ऐसे आकलन कर लेंगे, आकलन करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, मतलब परिवर्तन के लिए क्रिया या कार्य करना शुरू कर देंगे। कुल मिला के ये कहता है पूरा का पूरा आपका ये, ठीक। मतलब कि जब कभी आवश्यकता होगी तो आप बेसिक नीड देखोगे ना कि बेसिक नीड है क्या आखिर चेंज करने की, क्यों चेंज कर रहे हैं, किस लिए चेंज कर रहे हैं, कब चेंज कर रहे हैं, क्या इन चीजों को चेंज करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इन सब चीजों को होगा। फिर इसमें आता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स टू बी चेंज, मतलब क्या, तत्वों को बदला जाना या तत्वों को बदलना। यहाँ पे बदला जाना अगर नहीं सही लग रहा हो तो लिख लेंगे तत्वों को बदलना। अगर सेंटेंस आपको ना समझ आए तो आप लिख सकते हैं तत्वों को बदलना, वो ज्यादा सुटेबल लगेगा, तत्वों को बदलना, ठीक। यहाँ तत्वों को बदलेंगे, एलिमेंट्स को बदलेंगे, कि जब इसमें क्या है, परिवर्तन की पहचान हम कर लेंगे, पहचान करने के बाद उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हमको, आप जैसे आप लोग तैयारी कर, हम लोग करें, हम लोग के घर में या कहीं भी आसपास शोर शराबा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी दूरी पर जाते ना, एलिमेंट्स चेंज करते, प्लेस चेंज करते, तो वो सब आ जाता है इसके अंदर आपका, क्लियर। फिर इसमें तीसरे में मैंने बता दिया प्लान, क्या प्लानिंग फॉर चेंज। प्लानिंग फॉर चेंज में बदलाव की योजना हम बनाते हैं या परिवर्तन की योजना बनाते हैं। परिवर्तन की योजना में क्या होता है कि कब परिवर्तन लाया जाएगा और कैसे परिवर्तन, यहाँ पर कब परिवर्तन लाया जाएगा, कैसे परिवर्तन लाया जाएगा, ये आएगा। इसमें कौन से तत्व जोड़े जाएंगे, कौन से तत्व नहीं जोड़े जाएंगे, याद रखना यही पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या पूछेगा कि कब परिवर्तन लाया जाए, परिवर्तन प्रबंधन में किस प्रोसेस के अंतर्गत ये पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं परिवर्तन की योजना में, क्या परिवर्तन की योजना में इन तत्वों को शामिल किया जाता है कि कौन परिवर्तन लाएगा। अब
प्रश्न आएगा ना, परिवर्तन की योजना बनाई तो अब बना लिया योजना, अब ये पूछा जाएगा कि भाई हमारे मैनेजमेंट में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीजों में परिवर्तन कर पाएगा और कब परिवर्तन लाएगा और कैसे लाएगा, कौन कब कैसे, याद रखिएगा इसमें आएगा। सर ये संगठन के लिए या फिर ये हर चीज में अप्लाई होंगे ये स्टेप जो बताया आपने? सबके लिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, ये 3 क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे कि किसी भी मैनेजमेंट में किसी भी चीज में अगर हम बदलाव लाएंगे, कौन परिवर्तन लाएगा, कब लाएगा और कैसे लाएगा, इन सब चीज की जानकारी हमें कहाँ पर मिलेगी, क्या पहचान में मिलेगी, पहचान में तो हमें क्या करना है बस ये पता चलेगा, तब कौन से तब तो बदल नहीं है। लेकिन प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में पूरी प्लान कर लिया जाएगा ना कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कब तक करेगा और कैसे करेगा। तो ये तीनों प्रश्न अगर उत्तर मिले रहेंगे तभी जो है आगे जो है हम काम करेंगे। अब इसमें परिवर्तन बलों का आकलन कह रहा है कि असेसिंग चेंजेस फोर्सेस, मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि समूह जब कोई ग्रुप जो है प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करते समय उसमें कुछ ताकतें उसको मिलेंगी, परिवर्तन करने के लिए कुछ शक्तियां उनको दी जाएंगी, तो वो उन शक्तियों को कैसे प्रयोग करेगा, संतुलन बनाने के लिए उसका वो प्रयोग करेगा। तो बलों का प्रयोग क्यों करेगा, संतुलन बनाने के लिए, याद रखिएगा बलों का प्रयोग क्यों करेगा, संतुलन को बनाने के लिए यहाँ पर ये करेगा पूरी की पूरी प्रक्रिया। क्लियर है? अरे अभी लाइन बोली आपने, मतलब बलों का क्या बोलिए, दोबारा बोलिए, रिपीट करेंगे? परिवर्तन मतलब किसी को ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, किसी भी जैसे मान लो कोई काम कर रहा हो उसमें आपको आप जो है सुपरवाइजर हो, आपको लगा कि वो काम सही से नहीं कर रहा है, तो आपके पास वो ताकत है उसके काम को रोकने की, उसके काम को आप रोक कर उसको सही दिशा में आप उसको ले जा सकते हैं। 3 स्टेप मॉडल की 3 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप मॉडल। अब 3 स्टेप मॉडल किससे संबंधित है, ऑफ चेंज। 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परिवर्तन का 3 चरण मॉडल, क्या बोलते हैं, परिवर्तन का 3 चरण मॉडल, परिवर्तन का 3 चरण मॉडल। ठीक, अब परिवर्तन के लिए भी तो कोई ना कोई मॉडल बना होगा, तो ये मॉडल किसने दिया है, याद रखिए कुर्ट लेविन ने दिया है, याद रखेंगे क्या, कुर्ट लेविन, यहां पर लिख देते ना, याद है कुर्ट लेविन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इस 3 स्टेप मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था, तो 3 स्टेप मॉडल को कुर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज में क्या क्या चीजें मानी थी आपकी, एक अनफ्रीजिंग थी, क्या थी सबसे पहले, एक अनफ्रीजिंग है आपका, दूसरा फिर मूविंग है आपका, मूविंग है, और तीसरा आपका रीफ्रीजिंग है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छा है और अपने लाइफ में भी हम लोग चीजों को इसमें जो है ऐड कर सकते हैं, अपनी चीजों को ऐड करके जब हम लोग इसमें देखेंगे तो हम लोग को चीजें जल्दी और आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुर्ट लेविन ने परिवर्तन के सिद्धांत मॉडल में एक 3 चरणीय प्रक्रिया दी थी, जो कि किस पर आधारित है आपकी, ये आपकी जो है चेंज थ्योरी मॉडल है आपकी, कैसी मॉडल है, चेंज थ्योरी मॉडल है। इसको आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन किस पर बेस्ड है, तो ये चेंज थ्योरी पर बेस्ड है, चेंज थ्योरी मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक, किस पर बेस्ड है, तो चेंज थ्योरी मॉडल पर बेस्ड है आपका, ये कभी पूछ सकता है। और ये जो है हाई लेवल अप्रोच पर इंप्रूवमेंट, मतलब हाई लेवल पर ये जो है किसी भी चीज में सुधार करने के लिए होता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे
हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल अप्रोच, हाई लेवल अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, टू लेवल अप्रोच इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपका क्या लिखा है इसमें, हाई लेवल अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण पर सुधार, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण में सुधार की बात ये करता है। अब सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग में कहता है कि प्रोवाइड रेशनल फॉर चेंज, लिखेंगे प्रोवाइड रेशनल, प्रोवाइड रेशनल फॉर चेंज, चेंज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्तन के लिए तर्क प्रदान करना। क्या लिखेंगे सर? कंपैरेटिव वे में पढ़ाएंगे के लिए तर्क प्रदान, ठीक। ये सर, अनफ्रीजिंग कंपैरेटिव क्या वे करता में है, पढ़ाएंगे। परिवर्तन के लिए हम लोगों को तर्क प्रदान करने का काम करता है ये हम लोग का, ठीक। जब ये काम करता है तो फिर ये कौन सा काम करेगा आपका, मूविंग क्या करता है, मूविंग कहता है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट सस्पेक्टेड प्रोसेस्ड चेंज, लिखेंगे इसमें क्या आते हैं, कहेंगे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट सस्पेक्टेड सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट्स प्रपोज्ड चेंज, प्रपोज चेंज, मतलब क्या कहता है, कहता है ऐसी जानकारी प्रदान करे जो प्रस्तावित परिवर्तनों पर संदेह करती हो, मतलब संदेह करने वाली है। इसमें क्या कहता है, कहता है जो संदेह करने वाली जो चीजें हैं उन पर जो है ये परिवर्तन को बताता है, कहता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जिस पर संदेह है उसकी जानकारी प्रदान करता है, लिखेंगे, ठीक है, ऐसी जानकारी, ऐसी जानकारी प्रदान करना, ये जो परिवर्तन, ठीक है, जो परिवर्तन पर संदेह हो, ठीक, जो परिवर्तन पर संदेह हो, ये वो होता है आपका, तो ये होता है। तो पहले में आप समझ गए कि ये हमें एक तर्क प्रदान करता है, रेशनल प्रदान करता है, याद रखिएगा। अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग में आपका रेशनल होगा, दूसरे मूविंग में आपका इंफॉर्मेशन होगा, आपका इंफॉर्मेशन देता है आपका, ठीक है। और तीसरा जो है ये क्या करता है, जब अनफ्रीजिंग में आपका रेशनल हो गया, तर्क दिया, दूसरे में आपका इंफॉर्मेशन दिया, तीसरे में आपका इम्प्लीमेंट कहेगा, ठीक है, कि नई मूल्यांकन प्रणाली लागू करना, कहता है कि इम्प्लीमेंट न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम, लिखेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक, लिखेंगे इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट न्यू, ठीक है, इम्प्लीमेंट न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है, इम्प्लीमेंट न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब नई मूल्यांकन प्रणाली लागू करना, नई मूल्यांकन प्रणाली लागू करना, ठीक।
तो ये आपका एक एक पॉइंट पहले हम लोग समझते हैं। पहले पॉइंट हम लोगों ने समझा रेशनल तर्क हमें कौन प्रदान करता है, अनफ्रीजिंग करता है। मूविंग में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अनफ्रीजिंग में तर्क प्रदान करने का मतलब कि हम कुछ देर बैठते हैं, बैठने के बाद सोचते हैं कि हमें कैसे चेंजेस करने हैं, क्या परिवर्तन करना है, तो वो अनफ्रीजिंग टाइम होता है। फिर इसके बाद जब मूव करते हैं तो मूव करने के लिए हम इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं, कहीं कहीं से जहां से हमें नए थॉट्स, नई चीजें अपने गोल्स को पाने के लिए कोई भी चीज मिलता है तो उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जब इंफॉर्मेशन मिल गया और हमें तर्क भी है, तब हम अपने आप में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। कहते हैं इम्प्लीमेंट न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम, नई मूल्यांकन प्रणाली को हम लोग यहाँ पर लागू करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है कि क्रिएट माइनर लेवल ऑफ गिल्ट एंड एंजाइटी अबाउट नॉट चेंजिंग। कहता कि नहीं बदलने के बारे में अपराध या बोध चिंता के छोटे छोटे स्तर पैदा, मतलब कहता है कि यहाँ पर देखो अनफ्रीजिंग में क्या कहता है, जब लॉजिक लगाता है तो लॉजिक लगाने के, तर्क रेशनल लगाने के बाद उसके मन में बहुत से थॉट्स आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे, चिंताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, एंजाइटी, तो ये सब चीजें कह रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्रिएट माइनर लेवल, लिखे क्रिएट माइनर लेवल, ठीक, क्रिएट माइनर लेवल ऑफ, ठीक, क्रिएट माइनर लेवल ऑफ गिल्ट ऑब्लिक एंजाइटी, ठीक है, गिल्ट एंड एंजाइटी लिखेंगे। क्रिएट, ठीक है, लिखेंगे क्रिएट माइनर लेवल ऑफ गिल्ट एंड एंजाइटी अबाउट नॉट चेंजिंग, अबाउट नॉट चेंजिंग, ठीक है। लिखेंगे नहीं बदलने के बारे में, इसको हिंदी लिखेंगे, लिखेंगे नहीं बदलने के बारे में। लिख रहे हैं आप लोग? जी सर बोलिए। हाँ लिखिए, लिखिए नहीं बदलने के बारे में, इसमें लिखिए नहीं बदलने के बारे में अपराध, नहीं बदलने के बारे में अपराध बोध ऑब्लिक अपराध बोध मतलब जो डर लगता है ना, अपराध बोध चिंता के ऑब्लिक करके चिंता के छोटे स्तर पैदा करना, चिंता के छोटे स्तर या भय का स्तर पैदा करना होता है ना, भय के छोटे स्तर पैदा करना होता है आपका। ठीक, कुल मिला के यहाँ पर ये नोट करना है हम लोग को, क्रिएट माइनर लेवल यहाँ पे ध्यान देना है, क्रिएट माइनर लेवल पर होता है ये, ठीक है, क्रिएटिंग। अब बात करेंगे दूसरा मूविंग में दूसरा पॉइंट क्या होगा। मूविंग में कहता है कि ब्रिंगिंग अबाउट एक्चुअल शिफ्ट्स इन बिहेवियर, लिखेंगे ब्रिंग अबाउट एक्चुअल शिफ्ट्स, bring about actual shifts in behavior, इन बिहेवियर। इसमें कहता है कि व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाना, इसमें क्या लिखेंगे दूसरे वाले में, व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाना कहता है, इसको लिखे व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाना कहता है इसमें आपका वास्तविक, हाँ, व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाना,
मूव ऑन करना कहते नहीं कि मूव ऑन करो, कोई भी चीज आपको ज्यादा परेशान करे तो वहां से आप मूव ऑन करिए, मतलब कि आप अपने बिहेवियर में वो एक्चुअल शिफ्टिंग आप ला लो, ठीक है। ये कहता है मूविंग में आपका। फिर रीफ्रीजिंग में क्या कहता है, रीफ्रीजिंग में कहता है कि इम्प्लीमेंट न्यू हियरिंग एंड प्रमोशन सिस्टम, ठीक, लिखेंगे इम्प्लीमेंट न्यू HIRING है, हायरिंग एंड प्रमोशन सिस्टम, प्रमोशन सिस्टम, ठीक। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि नई भर्ती और पदोन्नति प्रणाली लागू करना, मतलब नई भर्ती और पदोन्नति प्रणाली लागू करने, रीफ्रीजिंग का मतलब यही कहता है। क्या कहता है, नई भर्ती और पदोन्नति प्रणाली लागू करना, ठीक, नई पदोन्नति प्रणाली लागू करना होता है। अब यहाँ पर इतनी चीजों अगर आप समझ चुके होंगे तो अब इसको एक बार अगर हम लोग एक नजर में देखेंगे तो और चीजें आप और आराम से चीजों को समझ में आएगा। अब सबसे पहले माइंड में हमें ये याद रखना है कि अनफ्रीजिंग का मतलब होता है, एक जगह रुक जाना, एक जगह रुक कर चीजों को सोचना, समझना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो रेशनल चीजें आपको सबसे पहले मिलेंगी। और इसमें क्या मिलेगा, जब आप सोचेंगे किसी चीज को तो आप बड़ी चीज करने के लिए जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उनसे आप जूझेंगे, आपके अंदर वो समस्याएं आएंगी। तो नहीं बदलने के बारे में आप क्या करेंगे, नहीं बदलने के बारे में छोटी छोटी चिंताएं पर आपके मन में आ जाएंगी। जब छोटी छोटी चिंताएं आएंगी तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना पैदा करना होगा। मतलब कहते हैं कि क्रिएट सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी आपको यहीं पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात इसमें करी जाएगी, अनफ्रीजिंग में, मूविंग में या रीफ्रीजिंग में। साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात जो करी जाएगी वो आपका अनफ्रीजिंग में करी जाएगी। क्यों करी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम बैठकर सोचते हैं, सोचने के साथ साथ जितनी भी आने वाली समस्याएं हैं छोटे से लेके बड़े तक सभी चीजों, मतलब कि क्रिएट माइनर लेवल ऑफ गिल्ट एंड एंजाइटी अबाउट नॉट चेंजिंग, छोटी छोटी चीजों को बदलने के बारे में हम लोग डरते हैं। क्यों ऐसा होता है, तब हम क्या करते हैं, इन चीजों से सुरक्षा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी की जरूरत हम लोग को पड़ती है। तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी इसमें होती है। फिर आते हैं बात मूविंग में। मूविंग में क्या होता है, मूव करना। मूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है, किस पर हमारा बेनिफिट होगा, किस पर हमारा लाभ होगा, ये मूविंग का काम होगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पर केवल लॉजिक लगाते हैं कि क्या ऐसे करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं करने के साथ साथ हमें क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में सोचते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब ऐसी जानकारी प्रदान करना जो परिवर्तन पर संदेह, मतलब हम जो चेंजेस, कोई कह रहा है कि अपने में ये बदलाव करो, तो हम देखेंगे क्या ये बदलाव करने से हमारी लाइफ में या हमारे काम में कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस चीजों को वो कहता है कि संदेह करता है, उसके बारे में जानकारी। फिर यहाँ पर जानकारी करेगा, यहाँ पर और कुछ नहीं करेगा, केवल जानकारी करेगा और वास्तविक, कहता है कि व्यवहार में वास्तविक व्यवहार लाने का काम करेगा। ये वास्तविक व्यवहार में लाने का काम करता है, जबकि ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात करता है। फिर यहाँ पर रीफ्रीजिंग की बात करेंगे। रीफ्रीजिंग में कहता है कि नई मूल्यांकन प्रणालियों को लागू करना, मतलब अपने आप को टेस्ट करने के लिए रीफ्रीजिंग में नई इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम को हम लोग यहाँ
प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग करेंगे, जब नई नई चीजों को हम प्रयोग करेंगे तो नए लोगों को लेकर आने की नए लोगों की भर्ती भी करेंगे, जो उसमें ट्रेंड हो। जब भर्ती करेंगे या फिर जो टैलेंटेड होंगे उनकी जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रमोशन करेंगे। तो ये चीजें पूरी की पूरी इसमें आपकी आती है बनके। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए। जी जी सर। इसको साफ करें। इसमें कहता है कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक कर्मचारी, एक वर्कर है, वो अपने आप में बदलाव के लिए तैयार खड़ा है कि हाँ मैं सब चीज, मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार हूँ चेंज होने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि कर्मचारी बदलाव के लिए जब तैयार होता है तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय और रेडी फॉर चेंज, ठीक है। लिखेंगे एम्प्लॉय, मेरे साथ लिखते आइएगा, एम्प्लॉयज आर, ये थर्ड पॉइंट है। नहीं थर्ड पॉइंट नहीं है, अब इसके की पॉइंट्स बता रहे हैं कि इसको आप एक वर्ड में कैसे कह सकते हैं। तो लिखेंगे एम्प्लॉयज आर, ठीक है, लिखेंगे एम्प्लॉयज आर रेडी फॉर चेंज, रेडी फॉर। अगर आपको एक लाइन में किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं कि कर्मचारी बदलाव के लिए जब तैयार होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा। लिखेंगे कर्मचारी बदलाव के लिए तैयार है, ठीक। जब कभी कर्मचारी बदलाव के लिए तैयार है कि भाई उसने सब चीज सोच लिया, तो उसने तर्क लगा लिया, छोटी बड़ी चिंताएं उसमें थी वो भी कर लिया, साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी उसने ले ली, तब वो एकदम ओके रेडी खड़ा है कि अब मेरे में परिवर्तन करना शुरू कर दिया जाए। जब शुरू कर देंगे, इसी को मूविंग बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको चेंज पढ़ने को मिल जाएगा इसी को, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको चेंज भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं कि एग्जीक्यूट द इंटेंडेड चेंज, मतलब इच्छित परिवर्तन को निष्पादित करना, मतलब जो चेंज होने के लिए तैयार है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना, मतलब कहते हैं एग्जीक्यूट, लिखेंगे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट द execute the intended, इसको सही बोलूं, intended change, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इच्छित परिवर्तन को निष्पादित करना, जो तैयार है उसमें परिवर्तन कर देना। इच्छित का मतलब जो इच्छा से तैयार हो, इच्छित परिवर्तन को निष्पादित, इसी को कहते हैं लागू, परिवर्तन को निष्पादित या लागू करना, ठीक। यहाँ पर है, यहाँ पे तैयार था, अब यहाँ पे तैयार है, जब मूविंग में आया तो उसमें परिवर्तन कर दिया गया। जब परिवर्तन कर दिया गया तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहेंगे इसमें यह सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन स्थायी हो गया है या स्थायी हो जाए, ठीक है, परमानेंट, परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन, ठीक, स्थायी परिवर्तन। तो अब बताओ पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं माइंड में एकदम, कैसे क्या चीजें हैं।
जब कभी रीफ्रीजिंग का मतलब स्थायी परिवर्तन हो जाता है कि रीफ्रीज कर देना, कहते नहीं आप लोग किसी को स्टॉप बोल देते तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता, खड़ा हो जाता है, मतलब यहाँ पर स्थायी परिवर्तन की बात करता है, यहाँ परिवर्तन लागू करता है और यहाँ पे वो तैयार होता है, खड़ा होता है। मान लो एक तरीके से एक गेट है, उस गेट के बाहर किसी गेट के अंदर जाना है, तो उस गेट के अंदर आने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है। जब कोई व्यक्ति तैयार रहता है, गेट पर खड़ा है और वो अंदर आना चाहता है, तो वो अनफ्रीजिंग कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि वो अभी खड़ा है। जैसे ही गेट खुला, गेट खुलने के बाद वो अंदर गया तो वो मूव हो गया। मूव होने के बाद फिर वो उस रूम में जाकर बैठ जाता है स्थायी रूप से, वो रीफ्रीजिंग का काम करता है आपका। क्लियर? इस पॉइंट को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। बताओ आप लोग क्लियर है इतना? सर हाँ बोले। हेलो सर, अनफ्रीजिंग और रीफ्रीजिंग में तब चेंजेस क्या रह जाएंगे? जैसे वो भी तो एक जगह स्थायी है। नहीं, यहाँ पर स्थायी, देखिए यहाँ पर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो नई चीजों को लेने के लिए एकदम तैयार होकर अपना कर रहा है काम। यहाँ पर तो पहले चरण में, जैसे आप मान लो किसी घर में आपको जाना है, अब आप सोच रहे हो क्या पहन के जाएं, कैसे वहां पर बात करना है, छोटी छोटी समस्या, छोटी चिंता से लेके बड़ी चिंता आपकी रहेगी कि कैसे उसमें क्या करना रहेगा, वहां पर जाएंगे वो कैसा मेरे साथ बिहेव करेंगे, मिसबिहेव तो नहीं करेंगे क्या। तो ये सब चीजें जब आप सोचने लगते हो तो वो आपका अनफ्रीजिंग में आता है। इसमें रेशनल आता है आपका, रेशनल के बाद और इसमें आपका क्या क्या मैंने बताया था, रेशनल के बाद इसमें आपकी एंजाइटी आती है, ठीक है, कहते हैं क्रिएट माइनर लेवल्स की बात आती है, और इसमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात हम रीफ्रीजिंग करते हैं। लेकिन यहीं पर वो अनफ्रीजिंग में, लेकिन रीफ्रीजिंग क्या होता है, रीफ्रीजिंग में न्यू इंप्लीमेंट करते हैं किसी चीज को, यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करते, यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अब आप मान लो आपने मूव करके आप किसी अपने फ्रेंड सर्किल में गए, बहुत समय बाद गए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उन चीजों में ना, उन चीजों में अपने आप को वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, क्या मैं यहाँ पर सही तरीके से हूँ, क्या मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अगर इन सब चीजों में आप सेटिस्फाई होती हैं तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर स्थायित्व का भावना आ जाएगा कि नहीं अब मेरे को कोई डर नहीं है, मैं यहाँ पर एकदम सुटेबल तरीके से रह सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ, स्थायी परिवर्तन। लेकिन उसके बीच में जो मूवमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है। किसी के पार्टी में आप जा रहे हो तो आप एकदम तैयार हो, आप वहां पर पहुंचने के बाद जो कंडीशन होती है आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग, उसमें चीजों को लेते हैं, तो वो आपका मूव में आता है। लेकिन जब आप मूव होने के बाद तैयार हो जाते हो, कुछ भी हो तैयार हैं सब चीजों के लिए, तो ये आपका रीफ्रीजिंग में आपका आ जाता है। क्लियर? इतने पॉइंट बताइए, और किसी कोई दिक्कत? सर इसका मतलब है कि जब हम मानसिक तौर पे अपना चलते रहते हैं तो वो अनफ्रीजिंग में आ जाता है, और लेकिन मानसिक रूप से जब हम अस्थायी हो जाते हैं तो वो रीफ्रीजिंग में आ जाता है। हाँ, इसमें ये हो जाता है, इसमें ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ये चीजें हो जाती है, सही है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बताइए अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। तो इसमें समझने वाली बात ये थी कि आपका अनफ्रीजिंग और रीफ्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। तो अनफ्रीजिंग में हम किसी भी चीज को एडॉप्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करने के लिए मनोवैज्ञानिक कंडीशंस का हम सहायता लेते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थितियों का हम प्रयोग करते हैं कि हम वहां पर जाएंगे तो अपने आप को कैसे कंफर्टेबल फील करेंगे, क्या चीज करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन वहीं पर हमने बताया कि रीफ्रीजिंग क्या होता है कि हम देखते हैं कि वहां पर हमने गए और नई चीजों को मैंने इवेल्युएट किया, कि वहां पर देखा, इवेल्युएशन के बाद मैंने वहां पर अपने आप को सही तरीके से स्थायी कर लिया, तो वो आपका हो जाता है रीफ्रीजिंग। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इंफॉर्मेशन हमें मूविंग देता है। इंफॉर्मेशन मूविंग कैसे, किसी से पूछ लिया, किसी से कोई हेल्प ले ली, तो वो सब चीजें आ जाती है। इसी में आपका अब हम लोग देखेंगे, ये आपका एक आता है आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल, ये आता है फोर्स, ये जल्दी पढ़ने में नहीं मिलता है, फोर्स फील्ड एनालिसिस, ये अलग पॉइंट है सर? एनालिसिस, हाँ एनालिसिस मॉडल अलग पॉइंट उसी में है।
ठीक है, उसी में है। फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल जो है ये भी कर्ट लेविन का ही है। कुर्ट लेविन ने ही इसको भी प्रतिपादित किया है। इन्होंने कुर्ट लेविन ने फोर्स फील्ड एनालिसिस के अनुसार बताया है कि जो प्रभावी परिवर्तन होता है वो प्रेजेंट कंडीशन को अनफ्रीज करके होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्रेजेंट कंडीशन को अनफ्रीज, अनफ्रीज करके। ठीक, कहता है कि प्रेजेंट, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट कंडीशन को अनफ्रीज करके होता है, मतलब कि जो भी परिवर्तन होता है इसमें परिवर्तन के लिए कुर्ट लेविन ने बताया कि फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि प्रभावी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस हम कर रहे हैं तो हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है, प्रेजेंट कंडीशन को अनफ्रीजिंग की कंडीशन में, अनफ्रीज कंडीशन में रख कर ही हम अपने आप में क्या करते हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये भी याद रखना होगी अनफ्रीजिंग मॉडल, अनफ्रीजिंग में ही कौन सा, फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बदली हुई स्थिति को हम लोग फिर से परिवर्तन के अनुसार स्थायी बनाने के लिए फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। मतलब इसमें कहता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन को अनफ्रीज करते हैं और जो आपकी, और जो दूसरा कंडीशन है दूसरी रीफ्रीजिंग की, इसमें कहता है कि रीफ्रीजिंग फॉर मेकिंग द चेंज रिलेवेंटी परमानेंट, मतलब कहता है कि इसमें जो है स्थायी परिवर्तन बनाने के लिए फिर से रीफ्रीज करता है। कैसे? कहता है कि इसमें एक बदली हुई स्थिति में जाता है। कहता है कि अनफ्रीजिंग है, इसमें जाता है, कहता है कि बदली स्थिति में गया। अब अनफ्रीज था, पहले प्रेजेंट कंडीशन उसकी अनफ्रीज थी, जब स्थिति को चेंजेस किया गया, चेंजेस करने के बाद वो रिफ्रीज में आ गया। बात वही कह रहा है, बस नाम चेंज कर दिया। बात वही कह रहा है, यहाँ पर मूविंग को हटा के वो कह रहा है कि पहले अनफ्रीजिंग में था, प्रेजेंट कंडीशन उसकी अनफ्रीजिंग में थी, जो उसने चेंजेस किए अपने में, चेंजेस करने के बाद रिफ्रीज हो गया, स्थायी हो गया, स्थायी हो गया। ठीक, तो दोनों की कंडीशन, दोनों जो है एक ही पॉइंट को बतला रही है। ठीक है, ये फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल भी यही आपका बताने का प्रयास कर रहा है आपका। ठीक, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही, बस नाम में थोड़ा सा चेंजेस है। इसकी डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से की, इसने प्रेजेंट कंडीशन को नहीं बताया है। इसने कहा है किसी भी कंडीशन में जाने से पहले जब हम अपने आप को रेशनल और अपनी जितनी चिंताएं, समस्याएं, उन सबको हैंडल करते हैं, हैंडल करने के लिए साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं, तो आपका अनफ्रीजिंग है। लेकिन फोर्स फील्ड मॉडल में क्या कहता है, हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसको उन्होंने अनफ्रीज कहा है, और चेंजेस के बाद जो कंडीशन हमारी आती है उसको रिफ्रीज कहा है। बस दोनों में अंतर इतना है आपका। बताएं सर। हाँ बोले सर गुड इवनिंग सर। एक जस्ट एक एग्जांपल, जैसे हम कोई जॉब की इंटरव्यू के लिए जाने से पहले जो स्टेजेस है वो है अनफ्रीजिंग, और सिलेक्शन होने के बाद उसके तौर तरीका में मिलने के लिए जो टाइम मिलता है उसको मूविंग बोलेंगे, और सेटलमेंट होने के बाद रिफ्रीजिंग बोलेंगे। ऐसे ही जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं एग्जाम का, कि आपने रिटन एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम में आप, रिटन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो रिटन एग्जाम में प्रिपेयर होती है, अनफ्रीज में था ना। अब जब आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में मूविंग आपका आ गया, इंफॉर्मेशन पूरी मिल गई। अब आगे जब बढ़ा, जब आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद जब आप स्टेबल हो गए, स्थायी हो गए, तो आपका रिफ्रीजिंग के अंतर्गत आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, बिल्कुल सही, सिद्धांत बिल्कुल सही बताया है कि इसमें इस कंडीशन को हम लोग लागू कर लें कि जैसे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब एग्जाम देने से पहले उसके मन में डर भी है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा। उसने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का प्रयोग किया, अपने आप को मजबूत किया, एग्जाम देने गया। एग्जाम में जैसा भी हो, रिजल्टिंग अभी नहीं मिला, जब रिजल्ट मिलता है तो उसको रिफ्रीज की कंडीशन में आ जाता है, पास या फेल या जो भी कंडीशन होगी वो इसके अंदर आपकी आ जाएगी आपकी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए,
तो क्लियर है, इतना पॉइंट सबको क्लियर है। हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट पढ़ा है और आप 3 स्टेप मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है कोड प्लेनिंग का, और फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल पढ़ा है। इतना क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।